जिम्मेदारियां सिर पे आती है तो अपने आप हो जाता है जी। ये है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी फैमिली जो है उसका सपोर्ट हो। जी। तो मेरे साथ बाई गॉड ग्रेस पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, और सभी बच्चे भी सैक्रिफाइस करते हैं और जी। साथ में सबके सपोर्ट से हो मैम एक पाता चीज ये भी है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और सर एडवोकेट हैं, आप है। अपराधी को पकड़ते हैं, सर छुड़ाते हैं, तो घर में कुछ डिस्कशन होता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का फील्ड अलग अलग है। एक्चुअली वो हाई कोर्ट में है, जी। जी। तो वहां तक केसेस जो है बहुत कम पहुंचते हैं। जी। तो और वो सर्विस मैटर्स भी देखते हैं, क्रिमिनल भी देखते हैं, लेकिन जी। जी। ऐसा कभी कोई कन्फ्लिक्ट जैसा नहीं हुआ है। कुछ केसेस जरूर डिस्कशन हुए थे, जी। लेकिन कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। जी। कि आर्थिक रूप से यदि महिला आत्मनिर्भर नहीं है तो वो कहीं जाकर के अपराध का एक कारण बनता है, क्योंकि जैसे विवाहोपरांत कई बार घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना जैसी चीजें होती है, तो महिलाएं चूंकि चुपचाप सहते रहती हैं, इससे ये चीजें बढ़ती हैं। और वो रिपोर्ट इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उन पर डिपेंडेंट है। जी। और वो फिर से अपने मायके जा करके उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, तो एक महिला की मानसिकता होती है। तो वैसे ही जो प्रताड़ना है उसको सहते रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा पर। आज हमारे चैनल की गेस्ट अर्चना मैम है, जो एडिशनल एसपी हैं बिलासपुर में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? मेरा एजुकेशन रायपुर में हुआ है और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बीएससी किया है। जी। और बीएससी के रिजल्ट्स अच्छे थे, मेरे टॉपर थी अपने स्कूल की और कॉलेज की भी। और उस टाइम पे ही जस्ट ये बीएससी मेरा 2005 में कंप्लीट हुआ है, उसी समय ये बीएससी की वैकेंसी निकली थी। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे फादर डॉक्टर लक्ष्मीधर जादी, वो शिक्षक रहे हैं और अभी वर्तमान में रिटायर्ड हैं। मेरी माँ श्रीमती हंसलता झा, जो कि होम मेकर रही हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भैया श्री नारायण दत्त झा, मेरी बड़ी 2 दीदियाँ हैं, श्रीमती उर्मिला झा और श्रीमती वंदना झा, दोनों लेक्चरार हैं। और मेरे हस्बैंड मिस्टर निमेश कुमार झा एडवोकेट हैं, यहीं बिलासपुर हाई कोर्ट में। मेरे 2 बच्चे हैं। जी। मेरी बिटिया अन्विता झा अभी 12 साल की है, 8th क्लास में है, और छोटा बेटा है आहान, जो कि 3 साल का है। और आप एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। उसके बाद लॉ किया है, यहीं बिलासपुर से लॉ किया है, और पीजी डिप्लोमा साइबर लॉ में किया है। अभी वर्तमान में मैं पीएचडी कर रही बाल अपराधियों पर। और ये जॉब में आने का जो समय रहा है, लगभग 2005 में ये वैकेंसी निकली थी पीएससी की। उसी दौरान मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ये वैकेंसी आई और इसमें फिर हमने एग्ज़ाम दिला करके सिलेक्शन हुआ था। बाकी की पढ़ाई मेरे जॉब के साथ ही हुई। मैम आप शिक्षा कर्मी थी और ग्रेड 3 जॉब था आपका, वहाँ से आप डीवाईएसपी बनी, तो कैसा रहा ये जर्नी आपका? जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उस समय शिक्षा कर्मी की बहुत सी वैकेंसीज निकली थी। तो जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एक सब में होता है कि नहीं ये है तो भर देते हैं। मेरे फादर ने मुझे मना भी किया था कि तुमको पीटी करना है, क्योंकि उस समय मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकिंग में आई थी मैं। तो पीजी मुझे ज़रूर मेरे फादर चाहते थे कि तुम कर लो, लेकिन उस समय चूंकि वैकेंसी निकली थी और शौक में मैंने भर दिया, सिलेक्शन हो गया। तो शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की जॉब ज्वाइन कर ली थी मैंने। अब वो जॉब करते हुए मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी करना था मुझे, और वो करना है जो कुछ मैं बनना चाहती थी, वो बनना है। जस्ट ये इसी थिंकिंग के दौरान ही 1-2 महीने में पीएससी 2005 की वैकेंसी आई थी और मैंने फॉर्म फिलअप किया था। बट मेरी एज कम होने के कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट था और
PSC 2005 का फॉर्म फिलअप जब हमने किया था तब मैं 19 एज की थी, और उसके लिए मिनिमम एज जो था सभी पोस्ट के लिए 21 जो एज क्राइटेरिया था नेक्स्ट जनवरी में होना चाहिए था, बट मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसमें एक मेरा फॉर्म रिजेक्शन आ गया था, लेकिन उसी समय हमने ये फॉर्म में देखा था कि DYSP के लिए मिनिमम एज 20 है जो नेक्स्ट जनवरी में होना चाहिए, तो वो मैं उसके लिए एलिजिबल थी। तो उस चीज़ को लेकर के हमको एग्ज़ाम के ही 2-3 दिन पहले जहाँ लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा था वहाँ मेरा फॉर्म रिजेक्ट होने का लेटर आया था। तो वहाँ जा कर के एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले हमको जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास जा कर के PSC ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ा। बाद में हमको जो है अलग से एडमिट कार्ड दिया गया और फिर हमने प्रीलिम एग्ज़ाम दिलाया। और वहाँ एग्ज़ाम दिलाने के दौरान भी जिस दिन प्री का एग्ज़ाम था हमको बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि आपका रोल नंबर ही नहीं है सेंटर में। फिर चूँकि बाद में वो 1-2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था, तो वो वेरीफाई करने के बाद लेट से हमको बैठने की अनुमति मिली, वहाँ हम बैठे। और बाद में फिर सारे प्री मेंस और इंटरव्यू हुआ, उस दौरान भी कुछ समस्याएं अलग अलग, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए थे। और वो सब करने के बाद जब सिलेक्शन हुआ तो फाइनली वो एक सच में बहुत प्लीजेंट टाइम था। और वो लग रहा था कि जैसे जब हम एग्ज़ाम दिला रहे थे उस समय चूँकि 380 लोगों की पोस्ट निकली हुई थी और DSP की केवल 44 पोस्ट थी, उसमें भी रिजर्वेशन वगैरह हटा करके केवल 20 पोस्ट थी जो जिसके लिए मैं फाइट कर रही थी। तो ये लगता था, हमेशा इस चीज़ का डर होता था कि अरे सभी के पास तो इतनी सारे पोस्ट हैं, मैं तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए फाइट कर रही हूँ, उसमें भी इतने कम वैकेंसी है। तो मैंने अपने सर से ये बात शेयर की, तो उन्होंने बोला था कि तुमको अगर कोई पोस्ट अर्न करनी है, तुम बैठोगे एक पोस्ट पे, कितनी पोस्ट चाहिए उसके लिए? तो मैंने कहा सिर्फ एक वैकेंसी ही मेरे लिए सफिशिएंट है। तो बोले यहाँ तो 20 है, तुम्हारे लिए तो बहुत सारी है। तो एक ही तो पोस्ट चाहिए ना तुमको, वो DYSP की चाहिए और DYSP की 20 पोस्ट हैं तुम्हारे लिए, तो तुम फाइट करो बिल्कुल। तो वो सोच के उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, वैसे इस पूरे 2 साल का प्रोसेस चला था प्री मेंस और इंटरव्यू में। जब प्री का रिजल्ट आया था तो फर्स्ट रिजल्ट में मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो फिर चूँकि फिर वो हाई कोर्ट में लगा फर्स्ट रिजल्ट जो है वो, फिर बाद में रीचेकिंग हुई पेपर्स की और अगेन रिजल्ट आया, तो कुछ लोग ऐड हुए थे उसमें, तो उस दौरान मैं भी उस सेकंड रिजल्ट में ऐड हुई थी। और फिर मतलब लेकिन उस रिजल्ट के डबल होने के कारण मेंस के लिए जो टाइम मिलता है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी। फिर जब टाइम जो है वो सेकंड रिजल्ट में आने के कारण मेंस के लिए कम टाइम मिला था मुझे, और उसी दौरान मैं बीमार भी हो गई थी। तो उस समय इतनी हालत नहीं थी कि मैं बैठ के एग्ज़ाम लिख सकूं, इतनी मैं बीमार थी। बट ये हुआ कि एग्ज़ाम एक दिन में 2-2 पेपर था, बैठ के लिखना था, बस ये था कि लिख पा रही हूँ, ये वो स्थिति थी। बट फाइनली सिलेक्शन हुआ और ये पोस्ट मिली। मैम आपका CGPSC का जो जर्नी है काफ़ी चैलेंजिंग है, ऐसा लगता है कि कोई वेब सीरीज मूवी वाली है, ऐसी वाली लगती है। और तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपकी एज अगर उस समय 21 की होती आप तो शायद आप DC बन जाती? या मुझे लगा कि हर चीज़ हम जिस चीज़ के योग्य हैं वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं मिल जाती है जी। और जो चीज़ हमको हमेशा से अट्रैक्ट करती है और हम जो चाहते हैं बनना, जैसे मैं कुछ बनना चाहती थी, कोई ऑफिसर बनना चाहती थी, बट मैं एकदम फाइनली डिसाइड नहीं था कि क्या बनना है। बट फाइनली जब इस जॉब में आई तो लगा कि नहीं ठीक है, इसी चीज़ की तैयारी करना है। तो वो है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, घूम फिर के हमारे साथ वैसा ही होता है। तो ये कहीं मन में इच्छा थी, इस यूनिफॉर्म के प्रति अट्रैक्शन था, तो वो घूम फिर के फाइनली हम यही आए। तो ये चीज़ है कि आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल आपके साथ वैसा ही। मैम आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, इसके साथ कई सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और अभी आप पता चला कि आप PhD भी कर रही हैं, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाती हैं? जिम्मेदारियां सिर पे आती है तो अपने आप हो जाता है ये है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी फैमिली जो है उसका सपोर्ट हो जी। तो मेरे साथ बाय गॉड ग्रेस पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, और सभी बच्चे भी सैक्रिफाइस करते हैं और साथ में सबके सपोर्ट से हो पाता है। तो जॉब में भी हमको टाइम देना पड़ता है, उस टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता है और बाकी चीज़ों के साथ में मिल करके हम मैनेज कर पाते हैं।
उसके लिए हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है मेरे, वो भी सपोर्ट करते हैं। और फैमिली में मैंने 1-2 स्टाफ भी रखे हुए हैं जो कि साथ पे हेल्प करते हैं, बच्चों की केयर करती हैं, जी। तो उसके कारण सब कुछ मैनेज मैम एक चीज ये भी है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और सर एडवोकेट हैं, आप अपराधी को पकड़ते हैं, सर छुड़ाते हैं, तो घर में कुछ डिस्कशन होता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का फील्ड अलग अलग है। एक्चुअली वो हाई कोर्ट में है, जी जी तो वहाँ तक केसेस जो है बहुत कम पहुँचते हैं। जी तो और वो सर्विस मैटर्स भी देखते हैं, क्रिमिनल भी देखते हैं, जी लेकिन जी ऐसा कभी कोई कन्फ्लिक्ट जैसा नहीं हुआ है। कुछ केसेस जरूर डिस्कशन हुए थे, जी। लेकिन कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मैम, आपके घर का एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा है, आपके सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं, तो कहीं प्रेशर था कि नहीं तुमको ये एग्जाम क्रैक करना है, सीजीपीएससी करना है या ऐसा कुछ करना है? क्योंकि जनरली घर में अगर घर वाले इतने ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये बहुत अच्छी चीज मेरे घर में थी कि कभी पढ़ाई को लेकर प्रेशराइज नहीं किया जी मेरे फैमिली ने, बल्कि हमेशा सपोर्ट किया। मैं कभी ट्यूशन और कोचिंग नहीं गई, कभी नहीं। वाह। मेरे बड़ी दीदी भैया इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ाया, सभी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे। जी। और उनके नोट्स, मेरी दीदी के नोट्स काफी, मतलब वंदना दीदी मेरी काफी अच्छा लिखती थी, उनकी हैंड राइटिंग हम लोग उसको फोटोकॉपी मशीन बोलते थे, काफी स्पीड से और बहुत सुंदर। तो जी। उनके नोट्स हमेशा मेरे काम आते थे। मेरी दोनों दीदियों ने काफी मुझे पढ़ाया, मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स इनफैक्ट मुझे पढ़ाए हैं, टीचर थे मेरे फादर। तो ये, लेकिन इन सब एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरा घर का रहा, लेकिन कभी ये चीज़ का प्रेशर नहीं रहा कि आपको ये बनना है, ये करना है। आप ये सोचिए कि मैं अपने कॉलेज की टॉपर होने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ करके शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे जी। फादर मना कर रहे हैं, बट मैं डिसाइड कर रही हूँ कि नहीं मुझे करना है पापा, तो उसमें भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी फिर मैंने कहा कि नहीं पापा, पीएससी की वैकेंसी निकली, मुझे कोचिंग जाना है, शाम की कोचिंग रहेगी, रात को 9-10 बजे तक आऊंगी। तो मेरे पेरेंट्स ने उसको भी मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं तुमको जो करना है करो। तो वो हमेशा से वो सपोर्टिव रहे हैं और डिसीजन लेने में मेरी मदद करते रहे हैं। मेरे डिसीजंस को उन्होंने हमेशा एक सम्मान दिया, उसको सपोर्ट किया, अपना आशीर्वाद दिया। और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं सोचती हूँ कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे परिजनों का, हमारे माता पिता का एक आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आशीर्वाद के साथ साथ उन लोगों ने साथ में मुझे इतना सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। कितना जरूरी हो जाता है मैम ये परिवार का सपोर्ट जब आप इतनी बड़ी जर्नी को तय करना रहता है तो? बहुत ज़रूरी होता है फैमिली सपोर्ट होना, क्योंकि आप जैसे मैंने अपना बताया कि कई बार कई ऐसे आया कि जब मैं लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, और मॉरली मुझे लगा कि मेरे लिए तो पोस्ट ही नहीं है, फिर एज भी नहीं है, फिर कभी तबीयत खराब है, कभी एग्जाम का रिजेक्शन फॉर्म आ जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में आपको मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मॉरली आपके साथ में रहने वाले आपके परिजन जब आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो जर्नी आपके लिए आसान हो जाती है। जी तो ये आसानी मेरे घर में तो ज़रूर थी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई बहनों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। जब मेरा फर्स्ट रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे भैया ने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि अभी ये तो फर्स्ट ही एग्जाम था तुम्हारा, तुम इतने लोगों को देखो जो 6-6, 7-7 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, अगर तुम कंटिन्यू तैयारी करोगे तो इसमें नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में निकाल दोगे। तो वो जो मोटिवेशन लेवल था, मतलब मैं बहुत टूट गई थी कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, मैंने इतनी तैयारी की और नहीं हुआ। बट उन्होंने बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया और उसी के आधार पर मैंने तैयारी की, उसी सपोर्ट से मैंने तैयारी की और सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट से सिलेक्शन। हम घर की आप सबसे छोटी बच्ची थी और काफी सपोर्ट रहा, आप बताएं कि नोटबुक वगैरह में पढ़ाने में को लेकर के, तो उसी का फायदा रहा आपको कि आप 19 साल में डीवाईएसपी बन गई? हाँ बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं कि घर का सपोर्ट और सबका जो मोटिवेशन था, उस चीज को लेकर के जो सामने में अपॉर्चुनिटीज आती गई, मैं करती गई और फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो ये पारिवारिक सपोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी कैसा है मैम आपके परिवार का माहौल? अभी भी काफी सपोर्टिव है। जो ये जर्नी चल रही है वो इजी नहीं है, हम उसको टफ ही बोल सकते हैं। जो फैमिली के साथ में जॉब को कोऑर्डिनेट करना और अपने 100% जॉब के साथ दे पाना, तो उसमें भी काफी सपोर्ट मेरे बच्चों का, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का और मेरे हस्बैंड का रहता है हमेशा। जी जी। एज ए एएसपी मैम क्या रहता है आपका जॉब प्रोफाइल, किस टाइप का आपका? मैं अभी एडिशनल एसपी रूरल हूँ जी। तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के थाने हैं उनको सुपरवाइज करना होता है, उनके हीनियस ऑफेंसेस को देखना होता है। साथ में ऑफिस वर्क भी बहुत सा होता है। एसपी ऑफिस में मेरा ऑफिस है, तो उसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत सी चीज़ें जो हमारे, जैसे विधानसभा है, अभी इलेक्शंस थे, उन सब के नोडल ऑफिसर के रूप में हमको काम करना होता है।
तो बहुत से अलग अलग ऑफिशियल वर्क भी हैं, वो भी देखना है। साथ में जो रूरल एरियाज़ की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उसमें हम कैसे लोगों को अपराध से बचा सकते हैं, उसके लिए अवेयर करना है, और कैसे क्राइम को डिटेक्ट करना है और क्राइम ना हो इसके लिए प्रयास करना है, जी। ये हमको करना है। हम समाज में अभी भी देखा जाता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि बेटा और बेटी में अंतर किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें शिक्षा को देखा जाता है कि बेटी को उस तरीके से नहीं मिल पाता है वो फैसिलिटी जो बेटे को मिलता है। तो इस ऐसे पर माता पिता या पेरेंट्स से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह होता है। अभी एक हृदय विदारक घटना मसूरी में सामने में आई है, जिसमें एक बेटी को एक माँ ने ही जो है उसकी हत्या कर दी थी। तो ऐसे कई जगह है, अभी भी रूढ़िवादी परिवार और गलत मानसिकता के लोग हैं जो बेटे और बेटियां में भिन्नता रखते हैं। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। आज बच्चियां भी उतना ही पढ़ रही हैं जितना कि लड़के पढ़ रहे हैं। पहले की तुलना में स्कूल्स की संख्या में भी वृद्धि हुई। बेटियों को नहीं भेजने का कारण एक और माता पिता के में रहता था कि बेटियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो दूर नहीं भेजना चाहते थे। तो स्कूल्स आसपास नहीं होने से कहाँ वो बच्चियों को भेजेंगे, वो कहाँ रहेंगी, कैसे स्कूल आना जाना करेंगे, ये दिक्कत भी रहती थी। तो अब चूंकि स्कूल्स की संख्या बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है और बेटे बेटियों में भेद कम हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अब इस परिवेश में हम देखें तो बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और निश्चित रूप से आप अलग अलग फील्ड्स में भी देखें तो जितने पुरुषों की संख्या है उससे कहीं अधिक कई क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या है। और बहुत से शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहे प्रावीण्य सूची निकाल करके देख लें, अगर 12th 10th के आप रिजल्ट्स देखेंगे या कहीं सिलेक्शंस देखेंगे तो उसमें महिलाओं की, बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये बच्चियां, ये पूरे रिजल्ट्स इसी चीज का द्योतक है कि बच्चियां पढ़ रही हैं, पेरेंट्स उनको वो अवसर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब फैसिलिटीज हैं, स्कूल्स हैं, तो बच्चियां जा रही हैं, पढ़ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। मैम, चूंकि आप एक महिला पुलिस अधिकारी हैं तो आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे। ये जो दहेज प्रताड़ना और महिला अपराध से जुड़ा जो भी सब मामला आता है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह लगता है आपको? देखिए, जो भी महिलाओं के साथ में अपराध होते हैं तो उसका मूल कारण मुझे जो लगता है, मैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कई बार बोल चुकी हूँ बच्चियों के बीच भी, कि आर्थिक रूप से यदि महिला आत्मनिर्भर नहीं है तो वो कहीं जाकर के अपराध का एक कारण बनता है। क्योंकि जैसे विवाहोपरांत कई बार घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना जैसी चीज़ें होती हैं, तो महिलाएं चूंकि चुपचाप सहते रहती हैं, इससे ये चीज़ें बढ़ती हैं और वो रिपोर्ट इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उन पर डिपेंडेंट है और वो फिर से अपने मायके जा करके उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो एक महिला की मानसिकता होती है, तो वैसे ही जो प्रताड़ना है उसको सहते रहती। अब चूंकि वो सहने की आदत है तो समाज में सब इस चीज को देखते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन भी उनको ये लगता है कि ये तो सामान्य चीजें हैं। अगर कोई पति शराब पी करके आ रहा है, पत्नी से मारपीट कर रहा है, तो वो चुपचाप सह रही है और लोगों को ये लगता है कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, हर घर में ऐसा होता है। क्योंकि ये गलत है, बट वो अगर उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसकी रिपोर्ट करे और गलत को गलत बोल सके, उतनी वो हिम्मत ला सके, तो वो आत्मविश्वास लाने के लिए भी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको अच्छी तरह से एजुकेटेड होना जरूरी है और अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। तो ये जो निर्भरता है दूसरे पे, वो कहीं ना कहीं उनकी प्रताड़ना का मुख्य कारण होता है और उनमें थोड़ी सी शिक्षा की जो कमी है और जो आत्मविश्वास की कमी है कि वो गलत को गलत बोल सकती है, उस चीज को बढ़ाने की जरूरत है। इन सब का एकमात्र उपाय जो मुझे लगता है कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, पढ़ाया जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन केवल उनकी डिग्री के लिए नहीं, बल्कि उनको सही और गलत को पहचानने की शक्ति देता है, उनको समझने की शक्ति देता है, वो आत्मविश्वास देता है कि वो गलत को गलत बोल सकती हैं, उनके खिलाफ कोई प्रताड़ना या कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। तो ये चीजें तभी होंगी जो वो वेल एजुकेटेड हो। दूसरा एक हम कर सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो। अगर अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो कहीं भी दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा जैसी चीजें नहीं होंगी और वो खुद भी डिसीजन ले पाएंगी कि कहाँ पे वो गलत है, तो वो शांति से, अगर कहीं प्रताड़ना जैसी चीज है तो वो अलग भी रह सकती हैं, किसी पे बोझ नहीं बनेंगी, वो भावना उनके अंदर आएगी और वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो निश्चित रूप से कहीं भी परिवार में उनके साथ प्रताड़ना या घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार के अत्याचार जैसी चीजें नहीं रहेंगी। महिलाएं जागरूक रहेंगी, कहीं भी उनके साथ में कोई गलत चीजें होती हैं, कुछ गलत व्यवहार होता है
तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकती हैं, ये विश्वास उनके अंदर आएगा, वो उस चीज़ को बोल सकती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छे से एजुकेशन दी जाए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। थैंक यू मैम, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसी चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। धन्यवाद मैम। मैम, आपके दृष्टिकोण में महिला सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है? महिला सुरक्षा के लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक तो उसका एजुकेटेड होना, जी। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खुद भी सही को सही और गलत को गलत बोल सके, उसकी हिम्मत ला सके। दूसरी चीज़, हमको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें कि हम कहीं प्रॉब्लम में हो और तुरंत कोई आए और हमको बचाए। कोई क्यों हमको बचाए भाई, हम दूसरों को क्यों ना बचा सके, ऐसी फिटनेस लाए कि भाई हम इतने फिजिकली एक्टिव रहें और इतने फिट रहें कि कुछ प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट तुरंत रिएक्ट करके अपनी सुरक्षा कर सकें, साथ ही साथ किसी और की भी जान बचा सकें, उसकी भी रक्षा कर सकें। आज सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी महिलाएं, कितनी बालिकाएं आ रही हैं, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में हो, सभी आ करके खुद अपने ही नहीं बल्कि सबकी रक्षा कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी कि बच्चियां जितना एजुकेटेड होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, प्लस फिजिकली फिट होंगी, ताकि वो फिजिकली फिट होंगी तभी वो मेंटली भी फिट होंगी और तत्काल कुछ भी घटना दुर्घटना होने पर सही रिएक्ट कर पाएंगी, अपनी सुरक्षा कर पाएंगी। इसके लिए हमको अपने फिटनेस के में अच्छे जो हेल्दी फूड है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम घर में माओं को भी देखते हैं, वो अपने बच्चों की और परिवार की सबकी बहुत अच्छे से केयर करती है, खुद को छोड़ के सबके लिए वो बहुत कुछ करती हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन खुद की फिटनेस का, अपनी हेल्थ का, अपने हेल्दी फूड का कभी ध्यान नहीं रखती। तो महिलाएं जब तक खुद फिट नहीं रहेंगी, फिजिकली भी मेंटली भी जब फिट रहेंगी, तभी तो वो परिवार को, समाज को अपना 100% दे पाएंगी। वो देती ज़रूर हैं 100%, लेकिन वो खुद में अपना ध्यान नहीं रख पाती। तो इस चीज़ को आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगी सभी महिलाओं से कि अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, खुश रखें, प्रसन्न रखें और अच्छी शिक्षा तो सभी ग्रहण आज कर ही रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान ज़रूर रखें कि आगे फिर वो आप यदि जितना अच्छे से रहेंगी, आप जितने खुश रहेंगी, जितने फिट रहेंगी, उतना ही अपनी फैमिली को भी उतना फिट रखें। मैम, आपकी सफलता की कहानी उन युवतियों के लिए एक प्रेरणा है जो अभी पुलिस सेवा में अपना अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी बच्चियां तैयारी कर रही हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप नहीं जा सकते। हर क्षेत्र में आज हर बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, तो आप लोग निश्चित रूप से जो भी सोचती हैं, जो चाह रही हैं, जो बनना चाह रही हैं, मैं सभी को ये मोटिवेट करना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म के लिए भी अगर आप अट्रैक्ट होती हैं यूनिफॉर्म से, तो ज़रूर आप इस फील्ड में आइए। और स्पेशली मैं बच्चियों को इसलिए भी बोलना चाहूँगी कि हमेशा हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी और के सपोर्ट से अपनी सुरक्षा करें, इसके बजाय आप खुद अपने साथ दूसरों की सुरक्षा करें। इस चीज़ के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाइए, ताकि आपको किसी के सपोर्ट के लिए, आपके सेफ्टी के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े, आपको लोग अपनी सेफ्टी के लिए याद करें। तो ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें वो अपना 100% और एक हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों के जो वो दे सकती हैं और करना चाहिए। और जो लोग ऐसा सपना देख रहे हैं कि वो वर्दी वाली फील्ड में आए, पुलिस ऑफिसर बने, तो मैं इनवाइट करती हूँ। काफ़ी अच्छे से आप सभी तैयारी करिए। इसके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो वो सपने देखती हो उसको अचीव करें। मैम, मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या मंत्र देना चाहेंगे? सक्सेस और हैप्पीनेस मंत्र आपका चैनल है। आपके व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सक्सेस आपकी मेहनत में छिपी हुई है। आप कंटिन्यू यदि लगातार बिना रुके आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। और साथ में जो हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है, अपना आत्मविश्वास जरूर बनाए रखें और मन में वो खुशी, अपनी प्रसन्नता जरूर रखें। निश्चित रूप से जब आप मिलकर के लगातार मेहनत करेंगे कठिन परीक्षाओं के लिए या जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता जल्दी ही आपको मिलेगी। बस उसके लिए आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, अपना मनोबल बना करके रखना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। तो निश्चित रूप से जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ अपने आप हो जाएगा। इसलिए बेटर सोचें, पॉजिटिव सोचें, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा।
मैम एज ए एएसपी आपका जॉब प्रोफाइल काफ़ी हेक्टिक रहता है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, इसके बाद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारा। थैंक यू सो मच।